हम लोग डीपीएसपी कर रहे हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, डीपीएसपी को भी होना था क्या, फंडामेंटल राइट ही, लेकिन दबाव में, प्रेशर में, घर वाले नहीं मानेंगे, अब्बू नहीं मानेंगे, इस प्रेशर में क्या हो गया, डीपीएसपी हो गया। होता है ना, जैसे आप लोग बनना कुछ और चाहते हो, है ना, और घर वाले कहते हैं ना बेटा ये नहीं बनना है, बनना तुमको ये है, तो घर वालों के दबाव में आप वो बन जाते हो। ऐसे ही इसको होना फंडामेंटल राइट ही था, लेकिन सामाजिक आर्थिक कंडीशन ऐसी नहीं थी देश की उस टाइम पे ये फंडामेंटल राइट बन पाए, तो इसको बना दिया गया डीपीएसपी। और एक कह दिया गया कि सरकार जब जब पॉलिसी बनाएगी इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी। तो आपने आर्टिकल 36 देख लिया, 37 देख लिया, 38 देख लिया और 39 भी देख लिया, है ना। 39 क्या था, 39 में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उनमें से एक चीज है, जैसे राज्य आय की असमानता को कम करेगा, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने का प्रयास करेगा, और सरकार प्रयास करती भी है बीच बीच में। कैसे? सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो, नौकरियां क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। जब काम मिलेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी तो जो एक तरफ सुपर रिच लोग हैं, बहुत धनी लोग हैं, और एक तरफ गरीब लोग हैं, तो उनका भी एक तरह से इनकम स्टेटस बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो आय असमानता धीरे धीरे कम होगी। लेकिन हो नहीं पाई है प्रैक्टिकल में। सरकार में यह संवैधानिक लक्ष्य था। आज सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है आजादी के बाद से। सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। अब इसमें आप लिख लो, एक दो मुद्दे हैं, जैसे अमेंडमेंट करके 39 में जोड़ा गया, 39A लिखो, 39 एक उसका पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि राज्य लिखो, इसमें राज्य स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से, इसको भाई स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। आजीविका का साधन समझते हो, मतलब जीने खाने का व्यवस्था करेगा, ठीक है। हमारे समाज में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन इसी आधार पे होता है महिलाओं के साथ कि महिलाएं कमाती नहीं थी, है ना। महिलाओं के शोषण का सबसे बड़ा कारण क्या था, महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना होना। जबकि संविधान में प्रॉपर प्रोविजन है कि महिलाओं के लिए भी क्या करेगी सरकार, समान आजीविका के अवसर देगी। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि महिलाओं को एक टाइम पे नौकरी करना, घर से बाहर निकलना, यहां तक कि पढ़ना भी अच्छा नहीं माना जाता था। कहते थे अरे फलाने घर की लड़की हो, तुम नाक कटा दी, पढ़ने जाओगी, नौकरी करोगी, फलाने की बहू हो, ऐसा नहीं कर सकती। तो धीरे 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 महिलाओं की कंडीशंस क्या होती गई, बदतर होती गई। और आज भी देखो आप, आज भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। आज कानून बहुत मजबूत है, नो डाउट, लेकिन फिर भी क्या महिलाओं के प्रति अपराध कम हुआ है, बल्कि बढ़ा है, ठीक है। और हम अगर बात करें अपराधों में, तो महिलाओं के साथ सबसे खतरनाक अपराध होते हैं सेक्सुअल वायलेंस, यौन अपराध। ये क्यों बढ़ा है, जबकि कानून बड़े स्ट्रांग है, फांसी की सजा का प्रोविजन है, लेकिन फिर भी क्या रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं क्या रुक रही है, नहीं रुक रही है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे और देखो, कई बार कई सारी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन भी आया कि मजबूत कानून होने के बाद भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, इसका कोई इनोवेटिव आइडिया बताइए आप। मान लो आप एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हो, ठीक है, किसी आपकी अध्यक्षता में सरकार एक कमेटी गठित करती है कि आपको एक काम दिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे रुके। कानून बहुत मजबूत है देश में, कानून बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हम रोक सके। क्या बताओगे आप? ये मत कह देना कि कानून को सख्ती से पालन करेंगे, कानून और मजबूत बनाएंगे। कानून सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपराध क्यों नहीं रह रहा? अब महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकना कानून के बस की बात नहीं है, तो फिर कौन रोकेगा, फिर कौन रोकेगा? अब ये समाज के जिम्मे, ये स्कूल के जिम्मे है, कॉलेज के जिम्मे है, परिवार के जिम्मे है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर अपराध तो घरों में होते हैं। लड़की का कोई रिश्तेदार है, मौसा है, जीजा है, ताऊ है, चाचा है, चचेरा भाई है, वही सब अपराधों में इन्वॉल्व है। और वहां तो रिपोर्टिंग भी नहीं होती, शिकायत भी नहीं होती, वहां तो कोई कानून लागू नहीं होगा। तो जिम्मेदारी यहां किसकी है? समाज की। समाज की जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि वजह ऐसी है ना
ज्यादातर आपराधिक चीजें पैट्रियार्की की वजह से होती हैं। पैट्रियार्की समझते हो? हाँ, पितृसत्ता क्या होती है? जहां पर पुरुष ही प्रधान है, बाकी सारे कैरेक्टर्स मिनिमम है उससे, और महिलाओं का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है वहां पे। महिलाएं सिर्फ क्या है? उपभोग की वस्तु। उपभोग समझते हो? कंज्यूम करने वाली चीजें। और महिलाओं को ऐसा तैयार भी कर दिया गया। आपने देखा होगा कि ज्यादातर महिलाएं बहुत सजती सवरती हैं, तैयार होती हैं। क्यों यार, क्यों तैयार होती है? पुरुष को देखा है कभी इतना सजा समझना? ब्यूटी पार्लर जा रहा है पुरुष, कुछ पुरुष हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर पुरुष अपनी कैपेबिलिटी से जाने जाते हैं। कैपेबिलिटी समझ रहे हो? कि कितनी उनके अंदर क्षमताएं हैं, कितना कमाता है, कितना टैलेंटेड है। और महिलाएं कितनी खूबसूरत है, कितनी उनकी खूबसूरती से उनको मापा जाता है, उनको मेजर किया जाता है। इसीलिए महिलाओं ने भी अपने अंदर वो चीजें अडॉप्ट कर ली कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मजबूत नहीं बनना है, क्या दिखना है? सुंदर दिखना है। तो अपने शारीरिक सुंदरता को चमकाने में ही लग जाती है और कभी अपनी नॉलेज पावर नहीं बढ़ाती। और पुरुष इतने चालाक हैं कि वो तारीफें भी कैसे करते हैं, आप देखोगे स्त्रियों की, कभी तुम्हारी ज्ञान की तारीफ नहीं करेंगे कि यू आर सो टैलेंटेड। वो कहेंगे तुम बड़ी खूबसूरत दिख रही हो, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे गाल ऐसे हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम कितना पढ़ती हो, कितना अच्छी पढ़ती हो, तुम कितना टैलेंटेड हो, तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। ये तुमको जाल में फंसाने के तरीके हैं। तुम्हारी ऐसी शारीरिक एक तरह से तारीफें करेंगे, तुम्हारी बुद्धि की तारीफ नहीं करेंगे। और आज भी पुरुष डरता है एक पढ़ी लिखी समझदार महिला से, समझ रहे हो? शादी के बाजार में जब भी आप जाओगे, पुरुष ऐसी महिलाएं चाहता है जो कम बोले और ज्यादा ना, समझदार ना हो, एकदम डम्ब हो, हाँ बस शरीर से खूबसूरत हो। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम की वस्तु समझता है, उपभोग। और आपने देखा होगा कि आजकल सिनेमा भी इसका में बड़ा रोल है। हर मूवी आती है, उसमें क्या होता है? एक आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग देखा है कि अश्लीलता और वल्गैरिटी से भरा डांस, और कहते हैं कि यही चल रहा है, बहुत ज्यादा चलता है। तो ये ऐसा क्रिएट कर दिया गया, इसीलिए अपराध बढ़े हैं, समझ रहे हो? क्योंकि समाज के एक सेक्शन को, खासकर लड़कियों को, महिलाओं को क्या बना दिया गया? वस्तु बना दिया गया। और वस्तुओं के प्रति लोगों की कोई संवेदनशीलता नहीं होती, समझ रहे हो? वस्तु किस लिए होती है? जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, अब मुझसे इससे लगाव हो जाए क्या? इसका काम क्या है? मैं इससे लिख पाऊं प्रॉपर, ठीक है, बस इससे मुझे कोई संवेदनशीलता नहीं रहेगी, इससे लगाव हो जाए, इससे मैं इंसान की तरह बिहेव करने लगूं। ऐसा तो होता नहीं ना। इसी तरह महिलाओं के साथ हो गया, उनको एक वस्तु समझ लिया गया और उपभोग की वस्तु समझ लिया गया, ठीक है। तो क्या होने लगा? उनको यूज करने का एक चलन समाज में बढ़ गया और वो बहुत कॉमन हो गया। इसीलिए अपराधों की जो दर है लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो अब ये जिम्मेदारी स्कूल, कॉलेज और परिवार की है कि वो भी उनको इंसान का दर्जा दे। बहुत सारी महिलाएं नो डाउट बहुत स्ट्रांग हुई हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली है, समाज में एक स्टेटस, फिर भी वो डरी रहती है, समझ रहे हो? तो सरकार यहाँ पे फेल है, सरकार कुछ कर नहीं सकती। यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? समाज की, घर की, स्कूल की, कॉलेज की। और आपका ऐसा घर भी है, ऐसा स्कूल कॉलेज भी है, वहां भी बराबरी का दर्जा नहीं है। वहां भी महिलाओं को यही इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वहां भी तो पुरुष ही बैठे हुए हैं। पुरुष का मीन्स पैट्रियार्कल माइंडसेट के लोग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही पैट्रियार्कल माइंडसेट के होते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं। और बहुत सारी फेमिनिस्टों ने तो कहा कि महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन महिलाएं खुद हैं, समझ रहे हो? महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण महिलाएं खुद करवाती हैं, है ना? वो तो आपने देखा ना कि सास और बहू का हमेशा 36 का आंकड़ा चलता रहता है, जबकि सास भी कभी बहू थी, लेकिन वो भूल जाती है। महिला, आज आप लोगों पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं की तरफ से आती होगी कि ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत पहनो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे मत बात करो, उससे मत बात करो, समझ रहे हो? ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा रहा है? महिलाएं। तो इस पैट्रियार्की को बनाने में महिलाओं का बराबर का रोल है। ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही शोषण कर रहा है, बहुत सारे पुरुष तो फेमिनिस्ट हो गए हैं, वो महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन महिलाएं आज भी पैट्रियार्कल माइंडसेट से ही हैं, ठीक है? आपने ये लिख लिया। अब लिखिए आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में लिखिए, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में एक तरह से ग्राम पंचायत का प्रोविजन किया गया है। इसमें
आर्टिकल 40 में ऐसा लिख लो, ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने का प्रयास करेगा। या कि क्या लिखा आपने, क्या बोला था मैंने अभी, ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस बनाएगा, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में गठित करेगा। लिख लिया, ग्राम पंचायतों को बड़ी पावर है, देख रहे हो संविधान में लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको बताता हूं कि ग्राम पंचायतें क्या क्या कर सकती हैं। संगठित करेगा। ग्राम पंचायतों को क्या है, अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, समझ रहे हो। ग्राम पंचायतों को बहुत पावर है, लेकिन हमारे ग्रामीण एरिया में ग्राम पंचायतों को अपनी शक्ति का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। उसी तरह अंदाजा नहीं है जैसे हनुमान जी को अंदाजा नहीं था कि वो समुद्र पार कर सकते थे। किसने बताया, कौन सा वो कैरेक्टर था जिसने बताया करे तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। और बोले कि अच्छा मैं कर सकता हूं, फिर वो पार कर गए। कौन था वो कैरेक्टर बताइए, नहीं देखा आप लोगों ने? जामवंत, यस यस जामवंत, एक भालू सा कैरेक्टर आपने देखा होगा, वो बताते। तो ऐसे ग्राम पंचायतों के पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों को अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत कमजोर है और वो निर्भर है राज्य सरकार पे। जबकि ग्राम पंचायतों को खुद का अपना टैक्स लगाने का अधिकार है, अपने लिए खुद रिसोर्स जनरेट करने का अधिकार है, और यहां तक के अधिकार है कि अगर पंचायत ये रूल बना दे कि उसकी बिना परमिशन के स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति उसके क्षेत्र में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। समझ लो, 5वीं और 6वीं अनुसूची के राज्यों में जो राज्य है उनको बहुत पावर है, जो जनजातीय ट्राइबल एरियाज है। जैसे एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था पत्थलगड़ी मूवमेंट, झारखंड में चला, अलग अलग ट्राइबल इलाकों में। क्या होता था कि कुछ गांव के लोग अवेयर हो गए, ठीक है, तो उन्होंने अपने गांव के बाहर एक पत्थर गाड़ दिया और उस पर लिख दिया कि बिना परमिशन के, पंचायत के परमिशन के कोई भी राज्य सरकार का व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। तो हाँ, कोई भी पुलिस, कोई सिपाही बिना पंचायत की परमिशन के अंदर नहीं आता था। समझ रहे हो, वो बड़ा ही विवादित मुद्दा हो गया था कि ये तो देश के अंदर एक अलग स्वायत्त क्षेत्र बन गया, लेकिन पंचायतों को पावर है, ठीक है। और ये किसकी वजह से है? गांधी जी की वजह से, समझ रहे हो, क्योंकि गांधी कैसा समाज चाहते थे? स्वशासन वाला समाज। गांधी राज्य के विरोधी थे, रूल्स रेगुलेशंस, कानून, सरकार व्यवस्था सबके विरोधी थे। इसलिए गांधी को कहा जाता था गांधी जी एनार्किस्ट। वह एक अराजकतावादी थे। अराजकतावादी समझते हो? अराजकता किसे कहते हैं? जो किसी कानून को ना माने, अराजक हो जाना। आप भी कहते हो तुम बड़े अराजक आदमी हो यार, मतलब जो किसी रूल्स रेगुलेशन, सरकार व्यवस्था को ना माने। वो कहता था किसकी माने? अपनी सिर्फ। कहता था मेरे ऊपर शासन कौन करेगा? मैं, और कोई नहीं। तुम यहां, तुम्हारे ऊपर कोई शासन करे, तुम्हें बर्दाश्त करोगे? है? नहीं करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर किसका शासन होना चाहिए? खुद का, सेल्फ रूल। गांधी इस सिद्धांत के मानने वाले थे कि गांवों को, पंचायतों को, ब्लॉक्स को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट गवर्न नहीं करेगी कि दिल्ली और लखनऊ से आदेश आएगा कैसा करो। गांव में कैसा डेवलपमेंट करना है, क्या पॉलिसी बनानी है, ये गांव तय करेगा, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच थी, और उनका मानना था कि गांव ही ये तय करे कि दिल्ली में कौन बैठेगा। समझ रहे हो, गांव ही ये तय करे कि लखनऊ में कौन बैठेगा, जिला में कौन बैठेगा। इसको बोलते हैं ओशियानिक वेव थ्योरी। ओशियानिक वेव थ्योरी मींस, आपने कभी पानी में पत्थर मारा है? बहुत मारते होगे आप लोग, है ना, यही करते ही हो कि पानी के किनारे बैठे हो तो पत्थर मारते हो। तो जब आप एक शांत पानी में, तालाब में, झील में पत्थर मारते हो तो आपने देखा होगा अकेले ही मारते हो कि दो लोगों के साथ मारते हो? पार्टनर के साथ मारते हो, वेरी गुड। तो कभी ये भी ऑब्जर्व किया होगा आपने कि आपने जहां पत्थर मारा पानी शांत है, ऐसी ऐसी वेव्स उठती है, देखा है?